राम दोस्तों, एडी क्लासेस में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम लोग प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस, पास्ट कंटीन्यूअस टेंस और फ्यूचर कंटीन्यूअस टेंस के बारे में पढ़ेंगे। जब कोई भी वाक्य आपको ट्रांसलेशन के लिए दिया जाता है तो सबसे पहले आप क्या करते हैं? पहचानते हैं कि वो टेंस कौन सा है। तो यहाँ पर हम लोग प्रेजेंट कंटीन्यूअस, पास्ट कंटीन्यूअस और फ्यूचर कंटीन्यूअस का पहचान पहले देखते हैं। आइए, यदि वाक्य का अंतिम अक्षर है हो तो वह आपका प्रेजेंट होता है, थ हो तो आपका पास्ट होता है और ग हो तो वह आपका फ्यूचर होता है। तो अंतिम अक्षर को देख करके है उस पर चाहे जो भी मात्रा लगी हो, है हूं हो तो आपका प्रेजेंट, थ पर कोई भी मात्रा लगी हो, था थी थे पास्ट, ग हो होगा होगी तो फ्यूचर। इस तरह से आप पहले क्लियर कर लेंगे कि हमारा ये प्रेजेंट है या पास्ट है या फ्यूचर है। फिर आप देखेंगे प्रेजेंट के आपके 4 भाग होते हैं, पास्ट के 4 भाग होते हैं, फ्यूचर के 4 भाग होते हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटीन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट। ठीक उसी प्रकार से पास्ट के, उसी प्रकार से फ्यूचर के। तो उन सभी में से वो आपका कौन सा टेंस है। आगे हम लोग यहाँ पर कंटीन्यूअस के बारे में पढ़ रहे हैं तो कंटीन्यूअस का पहचान देखते हैं। कंटीन्यूअस का क्या पहचान होता है? उसमें वाक्य के अंत में है, थ, ग के ठीक पहले रहा, रही, रहे आता है। यदि रहा, रही, रहे आया हो तो वह आपका कंटीन्यूअस होता है। अब एग्जाम्पल देखिए, जैसे वह जा रहा है तो लास्ट में क्या आया आपका? है देखिए किसका पहचान है? प्रेजेंट का। उसके पहले ठीक पहले आइए, वह जा रहा है, रहा शब्द आया तो कंटीन्यूअस। तो ये वह जा रहा है आपका कौन सा टेंस हो गया? प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस। वह जा रहा था, लास्ट में क्या आया? था, तो क्या हो गया? पास्ट। था के ठीक पहले रहा तो क्या हो गया? कंटीन्यूअस। इस प्रकार वह जा रहा था हो गया पास्ट कंटीन्यूअस टेंस। वह जा रही होगी, लास्ट में ग आपका फ्यूचर। रही शब्द आया, रही क्या बता रहा है? कंटीन्यूअस, तो हो जाएगा फ्यूचर कंटीन्यूअस टेंस। इस प्रकार जब आपका ये क्लियर हो जाएगा कि हमारा प्रेजेंट कंटीन्यूअस है टेंस है या पास्ट कंटीन्यूअस टेंस है या फ्यूचर कंटीन्यूअस टेंस है, फिर आप क्या देखेंगे कि जो भी सेंटेंस आपका दिया गया है वो कौन सा है। सेंटेंस में तो आपने देखा अफर्मेटिव होता है, निगेटिव होता है, इंट्रोगेटिव होता है, इंट्रोगेटिव निगेटिव होता है। तो यदि आपका अफर्मेटिव आया तो सबसे पहले आप सब्जेक्ट लिखते हैं, फिर हेल्पिंग वर्ब लिखते हैं। हेल्पिंग वर्ब यहाँ पर क्या होता है? प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस या पास्ट कंटीन्यूअस टेंस और फ्यूचर कंटीन्यूअस टेंस, इसमें हेल्पिंग वर्ब क्या होता है? आइए इसको देखते हैं। प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस में हेल्पिंग वर्ब इज, आर, आई एम होता है। पास्ट कंटीन्यूअस टेंस में हेल्पिंग वर्ब वाज, वेयर होता है। फ्यूचर कंटीन्यूअस टेंस में हेल्पिंग वर्ब शैल बी और विल बी होता है। तो यह आपका हेल्पिंग इज, आर, आई एम, वाज, वेयर, शैल बी, विल बी हो गया। फिर एक चीज और आप ध्यान में रखिए, कंटीन्यूअस टेंस में कोई भी कंटीन्यूअस हो, वर्ब में आईएनजी लगता है। वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लिखते हैं, उसमें आईएनजी जोड़ देते हैं। जैसे गो में आईएनजी जोड़ देंगे तो हो जाएगा आपका गोइंग। फिर आप आगे देखिए, इन हेल्पिंग वर्ब को, ए हेल्पिंग वर्ब जो है ये किसके साथ लगते हैं। यहाँ पर आपको मैं चार्ट के रूप में लिख दिया हूँ, टेंस, हेल्पिंग वर्ब और सब्जेक्ट। प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस, प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस है, इसमें हेल्पिंग वर्ब क्या लगता है? इज, आर, आई एम। पास्ट कंटीन्यूअस टेंस, इसमें हेल्पिंग वर्ब क्या लगता है? वाज, वेयर। फ्यूचर कंटीन्यूअस टेंस, इसमें हेल्पिंग वर्ब क्या लगता है? शैल बी, विल बी। तो अब देखिए हेल्पिंग वर्ब किसके साथ लगते हैं। इज को पहले देखिए, इज किसके साथ लगता है? थर्ड पर्सन का सिंगुलर नंबर, ही, सी, इट, नेम के साथ। आर किसके साथ लगता है? फर्स्ट पर्सन के वी, सेकंड पर्सन के यू और थर्ड पर्सन के दे,
नेम्स अर्थात प्लूरल नंबर के साथ। और आई एम किसके साथ लगता है? आई एम हमेशा आई के साथ लगता है, जो फर्स्ट पर्सन का है। फिर आगे आइए, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में वाज किसके साथ लगता है? वाज आपका फर्स्ट पर्सन के आई के साथ लगता है, और थर्ड पर्सन के सिंगुलर नंबर ही सी इट नेम के साथ लगता है। वेयर फर्स्ट पर्सन के वी के साथ, सेकंड पर्सन के यू के साथ, थर्ड पर्सन के दे और प्लूरल नंबर के दे और नेम्स अर्थात प्लूरल नंबर के साथ लगता है। फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस में आइए, शैल बी, विल बी। शैल बी किसके साथ लगता है? आप फ्यूचर कंटिन्यूअस में ये जो शैल बी है, ये देखिए आपका दो पार्ट में शैल बी, दो पार्ट में हेल्पिंग वर्ब है। तो यहाँ पर शैल किसके साथ लगता था फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में? आई वी के साथ। तो यहाँ पर भी शैल है, तो शैल आपका फर्स्ट पर्सन आई वी के साथ ही लगेगा, अर्थात ये शैल बी भी फर्स्ट पर्सन आई वी के साथ ही लगेगा। विल बी किसके साथ लगता है? सेकंड पर्सन के यू और थर्ड पर्सन के ऑल, थर्ड पर्सन के जितने होते हैं उन सभी के साथ। तो इस प्रकार आपका अब यहाँ पर देखिए, यदि आपका सेंटेंस अफर्मेटिव है, इंट्रोगेटिव है, इंट्रोगेटिव नेगेटिव आपका, तो उसको कैसे लिखेंगे? अफर्मेटिव का पहले देखिए, सबसे पहले सब्जेक्ट लिखते हैं, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब, फिर वर्ब में आईएनजी, फिर ऑब्जेक्ट, फिर अदर वर्ड्स। जब नेगेटिव में हम लोग आते हैं तो सब्जेक्ट लिखते हैं और हेल्पिंग वर्ब के तुरंत बाद नॉट लगा देते हैं, फिर वर्ब में आईएनजी, ऑब्जेक्ट, अदर वर्ड्स। यहाँ पर देखिए हेल्पिंग वर्ब के बाद तुरंत लगा देते हैं आपका क्या? नॉट। हेल्पिंग वर्ब आपका क्या होता है? प्रेजेंट कंटिन्यूअस में इज, आर या आई एम, इसके तुरंत बाद नॉट लगा देते हैं। पास्ट में वाज, वेयर के तुरंत बाद नॉट लगा देते हैं। लेकिन फ्यूचर में आपका क्या होता है? हेल्पिंग वर्ब शैल बी। यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब दो पार्ट में हो जाता है, तो नॉट आपका पहले पार्ट अर्थात शैल के तुरंत बाद नॉट लग जाता है। इसी तरह से विल के तुरंत बाद नॉट लग जाएगा तो विल नॉट बी हो जाएगा। यह निगेटिव सेंटेंस। निगेटिव सेंटेंस में यदि आपका फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस है तो उसको आप बहुत ध्यान रखेंगे कि हेल्पिंग वर्ब आप का जो दो पार्ट है उन दोनों के बीच में नॉट का यूज आप करेंगे। और प्रेजेंट कंटिन्यूअस अथवा पास्ट कंटिन्यूअस में हेल्पिंग वर्ब एक ही पार्ट में, तो उसके तुरंत बाद ही नॉट लगा देंगे। फिर अगला देखिए, इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव सेंटेंस अर्थात प्रश्नवाचक वाक्य। जब प्रश्नवाचक शब्द क्या वाक्य पहले हो तो उसकी अंग्रेजी कहाँ से बनती है? हेल्पिंग वर्ब से। तो हेल्पिंग वर्ब पहले लिखते हैं, यही जो अफर्मेटिव में आप लिखे हैं यही हेल्पिंग वर्ब उठा करके सब्जेक्ट के पहले कर देंगे। हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब में आएंगे प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड्स। यहाँ पर भी आप जो हेल्पिंग वर्ब इंट्रोगेटिव सेंटेंस में पहले लिखे हैं तो प्रेजेंट पास्ट में तो आपका एक ही हेल्पिंग वर्ब होता है, लेकिन फ्यूचर में हेल्पिंग वर्ब दो पार्ट में हो जाता है, शैल बी, विल बी। तो पहला पार्ट ही उठ करके पहले आएगा, शैल ही पहले आएगा, विल ही पहले आएगा, बी आपका सब्जेक्ट के बाद रहेगा। फिर यदि प्रश्नवाचक शब्द वाक्य के बीच में आ रहा हो तो पहले उसकी अंग्रेजी लिखते हैं WS से जो प्रारंभ होगी, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब, यही ऊपर वाला जो लिखे हैं, सब्जेक्ट, वर्ब में आईएनजी, ऑब्जेक्ट, अदर वर्ड्स। फिर इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस हो तो इसमें क्या करते हैं? सब्जेक्ट के तुरंत बाद आप क्या करेंगे? नॉट लगा देंगे, जैसा कि आप पीछे के सभी सेंटेंसों में, टेंसों में आप देखते आए थे इंट्रोगेटिव नेगेटिव वाले में। अब आगे आप जो है एग्जाम्पल्स देखिए। वह स्कूल जा रहा है, वह स्कूल जा रहा है, पहले तो आप यहाँ पर टेंस क्लियर करिए, टेंस कौन सा है। वाक्य का अंतिम अक्षर देखिए क्या है क्या बता रहा है? प्रेजेंट। उसके लेफ्ट आइए क्या है? रहा, रहा क्या बता रहा है? कंटिन्यूअस। तो वह स्कूल जा रहा है क्या हो गया? प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। प्रेजेंट कंटिन्यूअस में सबसे पहले क्या लिखते हैं? सब्जेक्ट। सब्जेक्ट आपका क्या है? वह की अंग्रेजी आप ही लिख लीजिए। उसके बाद क्या लिखेंगे? हेल्पिंग वर्ब। ही के साथ हेल्पिंग वर्ब क्या लगता है? इज।
हेल्पिंग वर्ब हो गया। फिर आपका वर्ब में आईएनजी, वर्ब क्या है? गो में आईएनजी, गोइंग टू स्कूल, ही इज गोइंग टू स्कूल। वह स्कूल नहीं जा रहा है, ये नेगेटिव हो गया, तो ये क्या करेंगे? हेल्पिंग वर्ब के तुरंत बाद नॉट लगा देंगे। यदि आप नहीं को ढक लेते हैं तो आपका ऊपर वाला वाक्य मिल जाएगा, वह स्कूल जा रहा है। देखिए, नहीं को ढक लीजिए, पढ़िए, वह स्कूल जा रहा है, तो नॉट कहाँ लगेगा? हेल्पिंग वर्ब के तुरंत बाद। अगला देखिए, क्या वह स्कूल जा रहा है? इसमें प्रश्नवाचक शब्द वाक्य पहले आ जा रहा है क्या? इसकी अंग्रेजी कहां से बनेगी? हेल्पिंग वर्ब से। तो जो आप पहले वाले सेंटेंस में देख रहे हैं, वो स्कूल जा रहा है, इसमें जो हेल्पिंग वर्ब इज है, इसी को उठा करके ही के पहले कर देंगे, इस इज को उठा के ही के पहले कर देंगे, तो क्या हो जाएगा? इज ही गोइंग टू स्कूल। फिर अगला देखिए, वह स्कूल क्यों जा रहा है? इसमें प्रश्नवाचक शब्द वाक्य के बीच में आ गया, क्यों? तो इसकी पहले खुद की अंग्रेजी क्या? वाई, वाई लिख लेंगे। उसके बाद हेल्पिंग वर्ब इज, ही के साथ इज, उसके बाद सब्जेक्ट ही, फिर वर्ब में आईएनजी, फिर टू स्कूल। इस प्रकार हो गया, वह स्कूल क्यों जा रहा है? वाई इज ही गोइंग टू स्कूल। अगला देखिए, वह स्कूल क्यों नहीं जा रहा है? ये इंट्रोगेटिव निगेटिव हो गया, तो इसमें क्या करेंगे? सब्जेक्ट के बाद तुरंत आप नॉट लगा देंगे, इस नहीं को ढक लेंगे। वह स्कूल क्यों जा रहा है, तो आप देखेंगे चौथा एग्जाम्पल हो जाएगा, वह क्यों, वह स्कूल क्यों जा रहा है। इसमें देखिए, लेकिन नहीं आ गया, तो सब्जेक्ट के तुरंत बाद नहीं लगा। देखिए, व्हाई इज नॉट गोइंग टू स्कूल, इसी में सब्जेक्ट ही है, ही के तुरंत बाद आप नॉट लगा दीजिए। अगला देखिए, आज कौन पढ़ा रहा है? कौन शब्द देखिए प्रश्नवाचक है, जो वाक्य के बीच में यहाँ पर आ गया है, आज पहले लिख दिया गया है। ये कौन को आप ढक लीजिए, कौन को ढक करके आप क्या मानते हैं? थर्ड पर्सन का सिंगुलर नंबर का कोई भी सब्जेक्ट, ही मान लीजिए, सी मान लीजिए, किसी का नाम मान लीजिए। तो मान लीजिए कौन की जगह पर राम है, तो क्या हो जाएगा? आज राम पढ़ा रहा है। आज को भी छोड़िए, तो क्या हो जाएगा? राम पढ़ा रहा है, राम इज टीचिंग, राम इज टीचिंग। और आज है तो टुडे लिख दीजिए। अब राम किसको माने हैं? हु को, तो यहाँ पर हु लिख दीजिए, हु इज टीचिंग टुडे। अगला देखिए, सीता पढ़ रही थी। यहाँ पर देखिए लास्ट में क्या है आपका आ गया? था, तो ये क्या बता रहा है? पास्ट। इसके ठीक पहले आइए, रही, ये क्या बता रहा है? कंटिन्यूअस। सीता पढ़ रही थी, तो क्या हो जाएगा? सीता सब्जेक्ट हो गया, और हेल्पिंग वर्ब यहाँ पर क्या लगता है? ये पास्ट कंटिन्यूअस टेंस से सीता पढ़ रही थी, तो हेल्पिंग वर्ब वाज, वेयर लगता है, लेकिन सीता के साथ क्या लगेगा? वाज, सीता वाज। फिर वर्ब में आएंगी, पढ़ रही, रीड में आईएनजी जोड़ दीजिए, रीडिंग, सीता वाज रीडिंग। कल मैं स्कूल नहीं जा रहा था, इसमें क्या है? निगेटिव हो गया, ये था पास्ट, इसके पहले रहा, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस हो गया। पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का कौन सा सेंटेंस है? निगेटिव, नहीं आया हुआ। इसमें क्या करते हैं? निगेटिव में अफर्मेटिव की भाग ट्रांसलेशन करके और हेल्पिंग वर्ब के तुरंत बाद नॉट लगा देते हैं। तो मैं स्कूल नहीं जा रहा था, पहले इतने का करिए। आई वाज, आई के साथ क्या लगता है हेल्पिंग वर्ब पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में? वाज, आई वाज नॉट गोइंग टू स्कूल। अब कल की अंग्रेजी, कल मैं स्कूल नहीं जा रहा था, बीता हुआ कल है, तो आपका यस्टरडे। अगला देखिए, वे क्यों रो रहे थे, था आया, क्या हो गया? पास्ट, इसके पहले रहे, क्या हो गया? कंटिन्यूअस। तो वे क्यों रो रहे थे, हो गया पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। इसमें प्रश्नवाचक शब्द वाक्य के बीच में आया है, तो आपका ये क्या है? इंट्रोगेटिव सेंटेंस। तो इसकी खुद की अंग्रेजी लिखेंगे, क्योंकि अंग्रेजी वाई, उसके बाद क्या लिखते हैं? हेल्पिंग वर्ब। जब आपका प्रश्नवाचक शब्द वाक्य के बीच में आया हो, तो पहले उसकी अंग्रेजी लिखते हैं, फिर हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब यहाँ पर वे है, वे के साथ क्या लगेगा? वेयर, फिर सब्जेक्ट, फिर वर्ब में आईएनजी, रोना, वीप, वीप में आईएनजी। वे क्यों रो रहे थे? वाई वेयर दे वीपिंग। फिर अगला देखिए, आप कल क्यों नहीं खेल रहे थे। क्यों भी आया है और नहीं भी आया है, तो क्यों आपका इंट्रोगेटिव सेंटेंस बता रहा है और नहीं आपका निगेटिव, तो ये पूरा आपका क्या हो जाएगा? इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस। तो इस नहीं को आप जो है कहाँ लगाएंगे? सब्जेक्ट के तुरंत
बाद। ये क्यों कि पहले आप अंग्रेजी लिखिए, क्योंकि अंग्रेजी वाई और आपका यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब क्या लगेगा, आप है सब्जेक्ट यू, यू के साथ आपका हेल्पिंग वर्ब वेयर, वाई वेयर, उसके बाद सब्जेक्ट यू, यू के तुरंत बाद नॉट, प्लेइंग स्टरडे। तो यहाँ पर आप जो है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के एग्जाम्पल देखे और पास्ट कंटिन्यूअस देखे। अब यहाँ पर देखिए आप और सारे एग्जाम्पल लिखे गए हैं, इनको जरा देखिए तो लास्ट में क्या है, ग, लास्ट में ग, ग देखिए, इसमें भी ग है, इसमें भी ग है, इसमें भी ग है, इसमें भी ग, इसमें भी ग, इसमें भी ग, इसमें भी ग। तो ये सारे के सारे आपके हो गए फ्यूचर, फ्यूचर तो हो गए। अब ये जो ग वाला पार्ट है इसके ठीक पहले आइए, क्या है, रहे, फिर इसमें क्या रहे, इसमें क्या रहे, इसमें रहे, इसमें रहे, इसमें रहे, यहाँ पर रहा, रहा, रहे, रही। तो ये क्या बता रहा, कंटिन्यूअस। तो सारे के सारे फ्यूचर हैं और रहा, रही, रहे है उसके पहले, तो आपके हो गए कंटिन्यूअस। तो सारे के सारे जो आपके सेंटेंस दिए गए हैं ये आपके हो गए फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस। मैं आपको बताना चाह रहा हूं शॉर्ट में जो मेन चीज है जहां पर आप कंफ्यूजन करेंगे, इसमें क्या करते हैं, यदि अफर्मेटिव सेंटेंस है तो सबसे पहले यहां पर नीचे आइए देखिए, तो अफर्मेटिव सेंटेंस है तो आप सब्जेक्ट लिखेंगे, उसके बाद क्या लिखेंगे, शैल बी, सब्जेक्ट लिखेंगे, हेल्पिंग वर्ब, आपको मैं पीछे बताया हूं, सब्जेक्ट लिखते हैं प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस वर्ब में आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड्स। तो वर्ब में आईएनजी के लिए आपको कंफ्यूजन नहीं होगा, ऑब्जेक्ट में नहीं होगा, अदर वर्ड्स में नहीं होगा, कंफ्यूजन किस में होता है, हेल्पिंग वर्ब में। तो मैं यहाँ पर सब्जेक्ट के साथ केवल हेल्पिंग वर्ब के बारे में बता रहा हूँ। हेल्पिंग वर्ब फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस में दो होता है, शैल बी और विल बी। जिस सब्जेक्ट के साथ शैल बी लगता है उसके साथ आप शैल बी लगाएंगे फर्स्ट पर्सन आई वी के साथ, विल बी किसके साथ लगाएंगे, थर्ड पर्सन सेकंड पर्सन के साथ। तो जैसे आप शैल बी लिख रहे हैं वैसे आप उसी तरह से विल बी भी लिखेंगे, वो तो सब्जेक्ट पर निर्भर करता है। तो यहाँ पर हम एक केवल लेकर के इसका कॉन्सेप्ट क्लियर करते हैं। यदि आपका अफर्मेटिव है तो सब्जेक्ट लिखेंगे प्लस शैल बी, यदि आपका निगेटिव हो गया तो सब्जेक्ट लिखेंगे और उसके बाद शैल बी के बीच में नॉट लगा देंगे। यहाँ पर फिर मैं आपसे कहना चाह रहा हूं, यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब दो पार्ट में है, शैल बी, तो नॉट कहाँ लगेगा, नॉट हमेशा हेल्पिंग वर्ब के बाद लगता है, लेकिन जब दो पार्ट हो तो पहले ही पार्ट के तुरंत बाद लगता है, अर्थात शैल नॉट बी। अब यदि आपका इंट्रोगेटिव सेंटेंस है तो आप पहले हेल्पिंग वर्ब लिखेंगे, अर्थात ये अफर्मेटिव वाला जो ये शैल है ये उठ करके पहले आ जाएगा, शैल हो गया प्लस सब्जेक्ट, और उसके बाद देखिए यहाँ पर बी आपका बच जाएगा, बी लिख दीजिए। फिर ये कब है, जब प्रश्नवाचक शब्द वाक्य के पहले हो, जब प्रश्नवाचक शब्द वाक्य के पहले हो और उसके साथ नहीं भी लगा हो तब क्या करते हैं, अगले स्टेप में देखिए, ये तो लिखेंगे शैल और सब्जेक्ट लिखेंगे नॉट, सब्जेक्ट के तुरंत बाद लगा देंगे फिर भी। फिर यदि प्रश्नवाचक शब्द वाक्य के बीच में आया हो तो उसकी पहले खुद की अंग्रेजी WH प्लस शैल लिख लेंगे प्लस सब्जेक्ट प्लस बी, और यदि प्रश्नवाचक शब्द वाक्य के बीच में है और उसके साथ नहीं शब्द भी आया है तो यही आपका WH प्लस शैल प्लस सब्जेक्ट प्लस बी लिखेंगे, लेकिन ये सब्जेक्ट के तुरंत बाद क्या लगा देंगे, नॉट। देखिए WH प्लस शैल प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस बी, फिर वर्ब में आईएनजी आप आगे लिखेंगे। अब आइए हम लोग एग्जाम्पल पर आते हैं। हम लोग खेल रहे होंगे, तो हम लोग आपका सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट क्या हो गया, हम लोग, वी, वी इसकी अंग्रेजी लिख दीजिए, वे के साथ हेल्पिंग वर्ब क्या लगेगा, शैल बी, शैल बी लिख दीजिए। फिर क्या लगेगा, वर्ब में आईएनजी, प्ले है, प्ले में आईएनजी जोड़ दीजिए, प्ले। हम लोग नहीं खेल रहे होंगे, इसमें देखिए नहीं शब्द आ गया, नहीं आपका कहाँ लगेगा, हेल्पिंग वर्ब के बाद। हेल्पिंग वर्ब यहाँ पर देखिए शैल भी है तो दो पार्ट में है, तो पहले पार्ट के बाद नॉट लगा दीजिए, वी शैल नॉट बी प्ले। क्या हम लोग खेल रहे होंगे, क्या प्रश्नवाचक शब्द वाक्य पहले आ गया, इसको यदि आप ढकते हैं तो ये आपका यहाँ पर हम लोग खेल रहे हैं पूरा पूरा मिल जा रहा है, अर्थात ये पहला ही ट्रांसलेशन आपका है, वी शैल बी प्लेइंग। तो यहाँ पर पहले आ गया है क्या,
तो ये जो शैल है इसको उठा करके वी के पहले कर देंगे। देखिए शैल पहले आ गया, वी बी प्लेइंग। अगला देखिए, हम लोग कब खेल रहे होंगे। यहाँ पर कब आपका बीच में आ गया तो इसकी पहले खुद की अंग्रेजी व्हेन, उसके बाद क्या लिखेंगे हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब आपका क्या है शैल बी। तो शैल बी दो पार्ट में है तो पहला पार्ट लिखेंगे शैल, उसके बाद क्या लिखेंगे सब्जेक्ट, फिर बी, फिर प्लेइंग। यहाँ पर आप हो जाएगा व्हेन शैल वी बी प्लेइंग। ठीक है, फिर अगला देखिए, क्या हम लोग नहीं खेल रहे होंगे। तो क्या पहले आ गया तो इसकी अंग्रेजी किससे बनेगी शैल से, शैल लिख दीजिए। उसके बाद सब्जेक्ट हम लोग है वी, वी के तुरंत बाद नॉट, फिर बी, फिर प्ले में आईएनजी, शैल वी नॉट बी प्लेइंग। अगला देखिए, हम लोग कब नहीं खेल रहे होंगे। कब भी आया है, नहीं भी आया है। तो कब भी है और नहीं भी है तो आप इसका प्रश्नवाचक शब्द वाक्य के बीच में है, और नहीं भी है तो इसका यहाँ पर जरा देखिए क्या लिखते हैं WH प्लस शैल प्लस नॉट प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस बी। तो उसके अनुसार ये हो जाएगा व्हेन, WH हो गया प्लस आपका शैल प्लस आपका सब्जेक्ट वी प्लस आपका नॉट प्लस आपका बी, फिर वर्ब में आएंगे प्ले। फिर अगला देखिए, कौन खेल रहा होगा। यहाँ पर प्रश्नवाचक शब्द में क्या आ गया कौन। कौन को आप क्या करते हैं जब कौन आ जाता है थर्ड पर्सन का सिंगुलर नंबर का कोई भी सब्जेक्ट आप मान लेते हैं, कोई भी जरा मानिए तो राम मोहन श्याम वह, ही सी गीता सीता। तो यहाँ पर आप सीता यदि मान लेते हैं तो सीता मान नहीं, आप यहाँ पर सीता भी मान सकते हैं। तो आपका कौन खेल रहा होगा, यहाँ पर क्या हो जाएगा सीता खेल रहा होगा। ये आपका सही से नहीं बैठेगा, सेंटेंस का उच्चारण सही नहीं होगा। तो आप यहाँ पर सीता न मानिए, बल्कि कौन खेल रहा होगा ये आप कोई पुल्लिंग मानिए। जब यहाँ पर कौन खेल रही होगी होता तो आप सीता गीता रीता कोई भी मान लेते। कौन खेल रहा होगा, मान लीजिए राम खेल रहा होगा तो कौन की जगह पर आप राम लिख दीजिए। राम खेल रहा होगा, ये आपका सेंटेंस कौन सा हो गया अफर्मेटिव। अफर्मेटिव में क्या लिखते हैं पहले सब्जेक्ट लिखते हैं, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब। सब्जेक्ट आपका क्या हो जाएगा राम, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब राम के साथ क्या लगेगा विल बी, फिर वर्ब में आएंगे प्लेइंग। तो हो जाएगा राम विल बी प्लेइंग। राम जो आपने यहाँ पर लिखा किसके जगह पर लिखा हु की जगह पर, तो राम को हटा के फिर हु लिख दीजिए, हु विल बी प्लेइंग। फिर अगला देखिए, कौन नहीं खेल रहा होगा। ये ठीक ऊपर वाला ही सेंटेंस है लेकिन इसमें नहीं लग गया है, तो नहीं आ गया है तो आप क्या करेंगे ऊपर वाला लिख देंगे, नहीं की जगह क्या लगा देंगे नॉट। नॉट कहाँ लगेगा हेल्पिंग वर्ब के तुरंत बाद, हु विल नॉट बी प्लेइंग। यहाँ पर भी कौन को आप राम मान सकते हैं, राम मान लीजिए। तो राम नहीं खेल रहा होगा आपका किसमें बदल गया निगेटिव में, तो राम विल नॉट बी प्लेइंग। राम के जगह पर आप क्या फिर लिख देंगे हु, हु विल नॉट बी प्लेइंग। अगला देखिए, आप कौन सी किताब पढ़ रहे होंगे। इसमें प्रश्नवाचक शब्द आपका क्या कौन सी किताब। कौन सी किताब की अंग्रेजी क्या होती है विच बुक, विच बुक आप लिख लीजिए। उसके बाद क्या लिखेंगे, ये बीच में आया प्रश्नवाचक शब्द हेल्पिंग वर्ब, आपके साथ हेल्पिंग वर्ब क्या लगेगा विल बी। विल बी का पहला पार्ट आप पहले लिख लेंगे विल, उसके बाद सब्जेक्ट, फिर आपका हेल्पिंग वर्ब का दूसरा पार्ट बी, फिर वर्ब में आईएनजी। तो आप कौन सी किताब पढ़ रहे होंगे हो गया विच बुक विल यू बी रीडिंग। फिर अगला देखिए, सीता कितना दूध पी रही होगी। यहाँ पर प्रश्नवाचक शब्द क्या होगा कितना दूध। कितना दूध को आप काउंट कर सकते हैं नहीं ना। यदि कितना आम होता कितना फल होता तो आप उसको काउंट कर सकते हैं, दूध को तो आप नापते हैं। तो दूध के साथ क्या लगता है आपका कितना दूध के साथ की अंग्रेजी क्या लगेगी हाउ मच मिल्क। यदि आप इसको काउंट कर सकते तो क्या लगता हाउ मेनी मैंगो। तो कितना दूध की अंग्रेजी हो गया हाउ मच मिल्क। उसके बाद क्या लिखेंगे हेल्पिंग वर्ब का पहला पार्ट, सीता के साथ हेल्पिंग वर्ब क्या विल बी, तो विल पहले लिख दीजिए। उसके बाद सीता, फिर क्या जो बी आपका बचा हुआ बी लिख दीजिए।
तो हाउ मच मिल्क विल सीता बी, उसके बाद और में आएंगे ड्रिंकिंग। तो इस तरह से आपका हो गया सीता कितना दूध पी रही होगी, हाउ मच मिल्क विल सीता बी रीडिंग। दोस्तों अब यहाँ पर हम लोगों का प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस और फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। अब अगले वीडियो में हम लोग प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस और फ्यूचर परफेक्ट टेंस के बारे में पढ़ेंगे। अगले वीडियो को आप देखना मत भूलिएगा। ओके, थैंक्स।